नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना, लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो सत्ता का महासंग्राम, जहां बात हम करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा से शुरू कर झारखंड विधानसभा तक पहुंचते हैं। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज की बड़ी जो खबर है वो हम झारखंड से सबसे पहले आपको बताने वाले हैं, जहां चुनावी मैदान में नेता उतर चुके हैं, मोर्चा संभाल चुके हैं। इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सीएम योगी ने हिंदुओं से ना बंटने की बात कही और कहा है कि हिंदुओं जातियों में मत बंटो। हिंदू जब जब बटा है तब तब निर्ममता से कटा है। दर्शकों, महाराष्ट्र आपने सबसे पहले देखा, हरियाणा विधानसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर, उसके बाद महाराष्ट्र और अब झारखंड तक नारा एक ही है, बटोगे तो कटोगे। इस नारे पर क्या कुछ बयान दिया है, सबसे पहले सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। बंटिए मत जातियों में, ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। बंटिए मत जातियों में, ताकत का एहसास कराइए, बंटिए मत जातियों में। थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो झारखंड विधानसभा चुनाव में पहुंच गए हैं। बैक टू बैक रैलियां उनकी होनी है और नारा एक ही है कि बटेंगे तो कटेंगे, जब भी आप बटें निर्ममता से कटें। इसी पर करेंगे चर्चा, किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, जनता क्या कुछ सोच रही है। मुकेश खत्री, ब्यूरो चीफ झारखंड से मेरे साथ जुड़ गए और साथ ही मेरे साथ जुड़ेंगे सुरेंद्र स्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी जानेंगे। लेकिन मुकेश, आज बताइए, योगी आदित्यनाथ की रैली हुई है, उसके बाद किस तरह का रिस्पांस नजर आ रहा है जनता में, बताइए मुकेश। एक बार फिर से बोलेंगे विकास? बिल्कुल मुकेश, बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे, इस बयान के बाद किस तरह से रिस्पांस नजर आ रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की? बैक टू बैक कई सारी रैलियां हैं, क्या माहौल नजर आता है अभी? देखिए, आज जो सभा हुई है उस सभा में भी आज भी जो बीजेपी का मुद्दा रहा है वही रहा है कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, और यही नारा जो है आज योगी आदित्यनाथ ने भी झारखंड में दिया है। लेकिन बता दूं कि जो बीजेपी में जो लगातार जो बड़े नेताओं का जो दौर जारी है, उन सभी ने एक नैरेटिव सेट किया है झारखंड में। जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, जो रोहिंग्यों का मामला है, उसी को यहाँ पर मामला को बनाया गया है। और पूरे चुनाव की बात करें तो चुनाव में दो ही मुद्दे हैं। एक तो जो पिछले हेमंत सोरेन सरकार में जो भ्रष्टाचार, जो कैश बरामद हुए थे, उसकी चर्चा है, चाहे जो भी नेता आकर यहाँ पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। और दूसरा जो चर्चा में है वो है बांग्लादेश घुसपैठ, और यही मामला को लेकर आज जो रैली हुई उस रैली में भी यही देखने को मिला। और मैं बता दूं कि झारखंड में अभी जो है शिवराज सिंह चौहान यहीं पे कैंपेन कर रहे हैं, आज राजनाथ सिंह जी भी आज रांची में हैं, और ये सभी जो है आज जो जहाँ योगी जी भी जो है, इन सभी ने यहाँ पर एक ही नारा दिया है कि भाई अगर हिंदू एकजुट अभी नहीं होते हैं तो वो बिल्कुल है कि जो बटेंगे वो कटेंगे। बिल्कुल, तो बटेंगे तो कटेंगे के इर्द गिर्द सियासत नजर आ रही है। सुरेंद्र स्वामी जी, बहुत बहुत
नमस्कार है, प्रणाम है, आपका स्वागत है। और बताइए, झारखंड से आज हमने चर्चा की शुरुआत की है, महाराष्ट्र तो हम चलेंगे ही, लेकिन झारखंड बताइए सर, अभी किस तरह से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वहां की सियासत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैक टू बैक रैलियां। सुरेंद्र जी। देखिए, झारखंड में जो पिछली बार भाजपा चूक गई थी उसके दो मुख्य जी उस समय अच्छा नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि जो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन है वो अलग से चुनाव लड़ी थी, बाद में शामिल हुई। तो अब की बार इनका सीटों का समझौता हो गया है एजेएसयू के साथ। चंपई सोरेन भी इनके साथ आ गए हैं। तो अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो उस आंकड़ों के हिसाब से अगर सब फैक्टर्स हटा दें तब भी भाजपा की स्थिति पिछले साल के चुनाव से यहाँ कंपैरेटिवली मजबूत हो गई है। उसके बाद जो मुख्य मुद्दा है वो है घुसपैठियों का, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का। और वो जिस प्रकार ट्राइबल बेल्ट में पॉपुलेशन जो लोकल्स हैं संथाल जिले में खास तौर से उनकी जनसंख्या कम हो रही है, वो एक चिंता का विषय है। देश के लिए भी चिंता का विषय है, झारखंड के लोगों के लिए भी है। और झारखंड चूंकि एक आदिवासी प्रदेश है उनके लिए तो वो बहुत ज़्यादा विषय है और वो विषय फ्लैग हो चुका है। अब उस विषय से आप भाग नहीं सकते, आपके पास कोई सफाई नहीं है क्योंकि जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। और उसमें जो हेमंत बिस्वा ने एक नींव वहाँ पर रख दी थी, अब योगी जी ने जाकर ये समझ लीजिए कि वहाँ पे उस बातों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से रखना शुरू कर दिया है। और योगी जी आपको मालूम ही है कि वो बाएं दाएं करते नहीं हैं, वो कोई पॉलिटिकली करेक्टनेस ढूंढते नहीं हैं। जो वस्तु स्थिति है उसका वो खुलकर बयान करते हैं और उसी स्थिति का उन्होंने खुलकर बयान किया है कि अगर आप एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो क्या हालात आपके बनने वाले हैं, और अगर आप एकजुट रहेंगे तो ये लोग जो आज आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जो वहाँ कब्जा कर रहे हैं, वही लोग आपके लिए सड़कों पर रास्ता प्रशस्त करेंगे जी। और योगी जी की डिमांड भी वहाँ पे बहुत हो रही है। इसी एक रैली के बाद सुना जी, बिल्कुल, कई सारी रैलियां उनकी और भी होनी है। मुकेश, बहुत जल्दी से बताइए, बहुत कम मेरे पास समय, फिर महाराष्ट्र भी हमको जाना है, लेकिन विपक्ष की बात करें, जेएमएम की बात करें, बीजेपी की बात करें, सामूहिक रूप से बताइए क्या अभी माहौल आपको नजर आता है? देखिए विकास, अगर झारखंड में माहौल की बात करें तो अभी जो सब नेताओं का जोर लगाना अभी जारी है, सभी का घोषणा पत्र अभी आना बाकी है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जो है, संकल्प पत्र उन्होंने जारी कर दिया है, लेकिन जो विपक्ष है उसका घोषणा पत्र अभी नहीं जारी हुआ है। तो अभी जनताओं को अभी देखने में थोड़ा समय लगेगा कि वो किस ओर बहते हैं। हालांकि जो बयार है, जो हवा बह रही है, वो सभी प्रत्याशी अपने दम पर कह रहे हैं कि अब हमारी बारी है। लेकिन अभी मैं बता दूं कि कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, वो रांची आए हुए हैं। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। तो ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है उसमें वो बातें रखी जाए कि संयुक्त रूप से ये घोषणा पत्र वो जारी करेंगे, या कांग्रेस अलग अपना घोषणा पत्र निकालेगा, जेएमएम अपना अलग घोषणा पत्र निकालेगा। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस तरह से सियासत जो है आगे बढ़ती नजर आएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश तमाम जानकारी के लिए। सुरेंद्र जी, आपके पास लौटूंगा और चलिए बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। झारखंड के बाद सीधे चलेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तरफ, जहां महाराष्ट्र में एक ही चरण में तो चुनाव होना है, लेकिन हर पार्टी अपने अपने चुनावी प्रचार में लगी हुई है। कोई बागियों को मना रहा है तो कोई इमोशनल कार्ड जो है वो खेलने का काम कर रहा है। महाराष्ट्र में इस समय की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि शरद पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दे दिए हैं। जी हां दर्शकों, वही शरद पवार जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में शरद पवार चाणक्य माने जाते हैं, अब उन्होंने कार्ड खेला है कि मैं भाई बूढ़ा हो गया हूं, अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो सियासी गलियारों में चर्चाएं ये भी है कि क्या एक जुमला हो सकता है सिंपैथी के लिए कि मैं आखिरी चुनाव है। तो आप देख लीजिए, ये कई सारे सवाल आज हर किसी के मन में हैं। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, अब किसी नए को चुनकर आना चाहिए। मैं 14 बार चुनाव लड़ चुका हूं, हमेशा आप लोगों ने मुझे जिताकर भेजा है, लेकिन इससे कहीं तो रुकना पड़ेगा, इसलिए अब मैं जनता की सेवा करता रहूंगा, लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये कहते शरद पवार नजर आए। आपको बता दें कि इसी साल की शुरुआत में अजित पवार ने एनसीपी नेता शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्होंने घर में उन्हें रहना चाहिए।
पता नहीं वो कब संन्यास लेंगे। जिसके बाद शरद पवार ने पलटवार भी किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मेरी उम्र को लेकर अजित बार बार बयान देते हैं, अभी मेरे राज्यसभा कार्यकाल में समय बचा हुआ है, तब तक मैं सेवा करूंगा और उसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या कुछ बयान है वो भी आपको सुनवाते हैं। निश्चित तौर पर सियासत जो है अब महाराष्ट्र की वो इस बात पर टिक गई है कि शरद पवार का क्या ये आखिरी चुनाव जो है हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तो हमने आपको दिखाया ही है, वहीं ये भी आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में परंतु त्या गोष्टीचं मला जास्त माहिती नाही, परंतु त्या चोरांचा शेवट हा त्या तो देखिए शरद पवार ने बड़ा कार्ड खेल दिया और कह दिया कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। राजनीति जो है महाराष्ट्र की, उसके बड़े खिलाड़ी शरद पवार माने जाते हैं। उनका पावर कई बार देखा, जब सियासत को पूरा मोड़ने का दम तक शरद पवार रखते हैं। लेकिन फिलहाल कह रहे हैं कि अब तो भाई हो गया है काम और मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। कई बार चुनाव लड़ा हूं, जीता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, जहां महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में बागी उम्मीदवारों से परेशान राजनीतिक दलों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सोमवार को नामांकन वापसी की अंतिम तारीख थी। आखिरी दिन रिकॉर्ड संख्या में बागियों ने नाम वापस दिए। जानकारी के मुताबिक बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और एनसीपी वाली महायुति में कुल 35 बागी जो उम्मीदवार हैं वो थे, और उद्धव गुट की शिवसेना, शरद पवार गुट की एनसीपी और कांग्रेस वाली महाविकास अघाड़ी में 14 बागी थे। अब दावा यह कि कुल 49 बागियों के नाम वापस लिया है। तो राजनीतिक दलों की ओर से पहले तो बागियों को मनाया गया, उसके बाद रविवार शाम करीब करीब सभी राजनीतिक दलों ने निर्देश जारी कर दिया कि उनके बागी नेता नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। दिखाएंगे कि किस पार्टी के कितने ऐसे नेता हैं जो बागी हुए हैं और जो बागी क्या खेल बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे और कुछ आपको ग्राफिक्स अब दिखाने वाला हूं कि किस पार्टी, किस गठबंधन के कितने नेता ऐसे हैं जो बागी हुए हैं। देखिए महायुति में कितने नेता बागी हुए थे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से 10 ऐसे नेता हैं जो बागी हुए हैं। महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों आपको दिखा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले महायुति 10, बीजेपी 10, शिंदे गुट 8 और अजित गुट के 6। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि 14 और 24 ऐसे नेता हैं जो महायुति में से बागी हुए थे। लेकिन अल्टीमेटम दे दिया है कि अब ज्यादा बगावत नहीं चलेगी, अगर बगावत करेंगे तो फिर उसका नुकसान आप भुगत सकते हैं। अब आती है बात महाविकास अघाड़ी की। कांग्रेस में 11, यूबीटी शरद पवार में अगर बात की जाए, शरद गुट में 4 और यूबीटी में 6, तो 10 और 11, 21 यहां ऐसे नेता हैं जो बागी हुए हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी नेता हैं जो इनसे ज्यादा बागी हो गए और जिन्होंने पहले ही निर्णय लिया और थर्ड फ्रंट की एंट्री हुई, जो कि इस बार चुनाव में लड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 10 हैं, शिवसेना गुट के 8, अजित गुट के 6 और महाविकास अघाड़ी में आप देखेंगे कि 11 कांग्रेस के हैं, यूबीटी के 6 और शरद पवार गुट के 4 नेता आते हैं। अब आपको यह दिखाएंगे कि महायुति और महाविकास अघाड़ी में बड़े नेताओं के बारे में जो बागी हो गए थे। आपने देखा कि बड़ी नेता बागी तो हुए हैं, लेकिन इनमें कौन कौन आता है, ये जो बड़े नाम आपको हम बताने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि बड़े नेता जो बागी हुए, गोपाल शेट्टी आते हैं, बोरीवली इनकी सीट है। भारतीय जनता पार्टी से ये नेता थे जो इस बार बागी हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। अगला इस क्रम में हम नाम देखेंगे तो नाम आता है अविनाश राणे, जो अणुशक्ति नगर से आते हैं और शिंदे गुट के ये नेता हैं और इस बार ये बागी यहां पर भी नजर आ रहे हैं। आगे चलेंगे तो अगले इस क्रम में नाम आता है मधुरिमा राजेश छत्रपति का। बहुत जल्दी से स्क्रीन पे आपको लाएंगे। और छत्रपति कोल्हापुर से आती हैं, जो कि उत्तर कोल्हापुर से यहाँ की नेता हैं, वर्चस्व जो है महिलाओं में रखती हैं। कांग्रेस पार्टी से थी, जो कि इस बार बगावत का शिकार हुई, बगावत तो उनमें देखने को मिली, बागी नजर आई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगला नाम आता है मुख्तार शेख का, जो कि कस्बा पैठ से आते हैं और कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हुए और उसके बाद बागी हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे, नाम आता है बाबूराम माने साहब का। ये कौन है? तो ये धारावी से आते हैं। धारावी मुंबई की सीट है, जो कि यूबीटी के पक्ष से आते थे, यूबीटी के नेता थे बाबूराम माने, जो कि इस समय बगावत करते नजर आए, बागी नजर आए। तो दर्शकों, ये बड़े नाम आपने देखे जो इस समय बागी नजर आ रहे हैं, लेकिन कौन किस सीट पर अपना नाम वापस ले रहा है, वापस ले लिया गया है, वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। चलिए वो ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे, किसने अपनी सीट से नाम वापस लिया है,
वो ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस पार्टी से कितने बागी हुए। और आज ये जो हम फोकस कर रहे हैं बागियों पर, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि क्या बागी खेल बिगाड़ेंगे या बनाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है। बहुत छोटा सा एक यहां पर ब्रेक लूंगा दर्शकों। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़े होंगे, उनसे भी सब कुछ अपडेट जाने। आज हमारे साथ अपडेट लेकर मौजूद है हमारे सहयोगी। देखिए स्नेहल हमारे साथ नागपुर से जुड़ गई हैं, बाबूलाल मेरे साथ छत्रपति संभाजी नगर से जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी हैं ही, साथ ही में प्रियंका भी जुड़ेंगे, उनसे भी अपडेट लेंगे और कई शहरों में चलेंगे, चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। सबसे पहले सुरेंद्र स्वामी जी, आज का मैं अपडेट आपसे जानता हूं, आज बागी खेल बिगाड़ेंगे या बनाएंगे, चर्चा इसी पर है, तो बागियों पर आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? नहीं, देखिए हरियाणा के चुनाव में भी बहुत बागियों पर चर्चा हुई थी और जनता बहुत समझदार हो गई है बागियों को लेकर के। मुझे कम से कम नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वो खेल बिगाड़ने वाली स्थिति में होंगे। कुछ सीटें जरूर होंगी, वहाँ स्ट्रेटेजिकली बागी खड़े किए जाते। जी सुरेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? कैंडिडेट है वो वोट काटेगा तो इनको फायदा हो जाएगा, ये हमारा कैंडिडेट निर्दलीय निकल जाएगा जी। लेकिन वो उसका बहुत ज़्यादा हमने अभी तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं बागियों का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं देखा है। और चुनाव में अल्टीमेटली सभी के वोट मिला करके जो जीतता है वही जीतता है। तो इसलिए बाकी जो मेन थे सभी लोग जो पार्टी के वर्कर थे वो वापस आ गए हैं, थोड़े बहुत लोग बचे हैं। तो उसमें कुछ बागी ऐसे होंगे जो कि जैसे अभी आप अगर अणुशक्ति नगर की बात करें तो आपको मालूम है कि वहाँ से जो शाइना एनसी चुनाव लड़ रही हैं उनके खिलाफ वो फहाद उनके स्वरा भास्कर के लड़ रहे हैं। फिर ऐसे ही जो नवाब मलिक खड़े हुए हैं वहाँ पे वो अबू आजमी के खिलाफ हैं, तो वहाँ पर भी एक, तो इस तरह से कुछ जगह 5-7 सीटें होती हैं जहाँ एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से वो कैंडिडेट अलाउ किए जाते हैं। अदरवाइज मेरी ये मानना है कि जो मेजर चंक था बागियों का वो सेटल डाउन हो गया है और अब जो लोग बागी हैं वो इतने 5-7 लोगों को छोड़कर इतना कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल उनमें दम नहीं है कि वो इस चुनाव को इधर से उधर कर सकेंगे, मेरा अपना ये मानना है। बिल्कुल, चलिए सुरेंद्र जी लौटूंगा आपके पास। स्नेहल बताइए, नामांकन वापसी की बात भी एक तरफ चल रही है, एक तरफ बागियों को मनाने के लिए पार्टियों ने अल्टीमेटम दिया है, क्या कुछ सियासत नजर आती है नागपुर की, बताइए। और आज तो कई सारे अपडेट्स भी वहां से निकल कर आए। बिल्कुल विकास, आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने नागपुर शहर में अपनी पहले दिन की पहली प्रचार रैली, भव्य प्रचार रैली की है। तो वही हम बात अभी अगर बागियों की कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के विदर्भ की हम बात करते हैं तो पिछली बार जो लोकसभा के समय राजू पारवे जी को टिकट दी गई थी और उन्हें समय पे लाया गया था और वो शिवसेना से टिकट लड़े थे। अब वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट होकर वो बागी हो रहे थे, लेकिन अब उन्हें भी कन्विंस कर लिया गया है और उन्हें फिर मतलब भाजपा में उन्हें अब समाहित कर लिया गया है। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का प्रमाण पत्र ले लिया है। तो एक तरीके से जो लोग विदर्भ में हो या फिर महाराष्ट्र की किसी भी जगह पे हो, जैसे अभी सर ने कहा है कि ये लोग डमी कैंडिडेट की तरीके से भी काम कर रहे हैं या फिर एक मुख्य कैंडिडेट को जो फायदा होना चाहिए उस तरीके से भी ये लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा जहां पर जगह पक्की है कि वहां से चुनाव हम जीत सकते हैं, ऐसे में कई इच्छुक लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पुराने कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगह जो है वो सत्ता में जाकर या फिर अलग अलग पार्टियों में उनको भेजकर वहां से उनका नामांकन किया है। तो ये भी हमने बात देखी कि जो चुनकर आ सकते हैं, जो इच्छुक है और जो इच्छुक नहीं है, ऐसे कैंडिडेट को भी खड़ा करने का काम इस विधानसभा कहा। बाबूलाल जरा बताइए, आपके पास आज क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से आज प्रतिक्रियाएं नजर आई नेताओं की और आज सियासी घमासान में क्या कुछ आपके पास है, बताइए।
देखिए, आज सबसे बड़ी जानकारी मेरे पास ये है कि अब जो है मोदी जी की यहाँ पर सभा होनी है छत्रपति संभाजी नगर में 14 नवंबर को, और 14 नवंबर को उद्धव ठाकरे की भी सभा होनी है। उसी को लेकर अभी आप मेरे पीछे जो ये हॉल देख रहे हैं, इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े जी, पूर्व राज्य वित्त मंत्री डॉक्टर भागवत करार जी और तमाम बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ यहाँ पर पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जिसमें वो तमाम जानकारी देंगे कि किस तरह से मोदी जी के रोड शो होंगे, कहाँ कहाँ पे रैलियां होगी और कहाँ पे सभा होगी, इस तरह की जानकारी दी जाएगी। दूसरी बात हम बता दूं आपको कि आज शाम 7 बजे छत्रपति संभाजी नगर के आमखास मैदान पे जो हैदराबाद का जो भाग्यनगर का ओवैसी है, उसका छोटा भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी, हिंदू विरोधी जहर उगलने वाला, उसकी आज छत्रपति संभाजी नगर में सभा होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर अब प्रचार का जोर गर्मा गर्म यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में बड़े स्टार नेता मैदान में उतरकर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लौटूंगा आपके पास सुरेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं। आज दो बड़ी सियासी मुझे खबरें देखने को मिली। एक तरफ तो शरद पवार साहब ने कह दिया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, 14-15 बार जीत चुका हूं, अब चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। तो एक तरफ ये इस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं, और दूसरी तरफ एक और मेरा सवाल रहेगा कि योगी आदित्यनाथ की आज मैं रैलियां देख रहा था, 12 रैलियां प्रधानमंत्री की हैं महाराष्ट्र में, जबकि 15 रैलियां लगाई गई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो ये जो दो कंपैरिजन है, इसको किस तरह से देखेंगे? सर बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हैं सर। स्थिति स्पष्ट है कि जी सर आपकी आवाज मुझे लगता है कि ब्रेक हो रही है जी। जो पहले उनको लग रहा था कि भाई ये तो क्लीन स्वीप है, तो वो स्थिति अब महाराष्ट्र में है नहीं, और उनको इस बात का एहसास हो गया है। इसलिए उन्होंने आखिरी दाव फेंका है कि भाई इस बार बेड़ा पार लगा दो, आगे तो मैं लड़ूंगा नहीं। जहां तक योगी, तो इसलिए वो ये उनका एक स्टेटमेंट ही ये क्लियर कर रहा है, क्योंकि अभी तो 1.5 साल रहेंगे राज्यसभा में, तो 1.5 साल पहले या तो आप आज ही इस्तीफा दीजिए। तो इसलिए वो क्लियरली उनको लग रहा है कि अब मामला गड़बड़ है, ये महाविकास आघाड़ी इतनी आसानी से कोई सरकार बनने के चांस है नहीं, और इसलिए अभी से अपनी बात कह लो, आखिरी दाव फेंक के देख लो। तो ये तो एक बात है, क्योंकि अब काफी रिकवरी अजीत गुट ने की है उसमें एनसीपी में, जो लोकसभा में वो बुरी तरह से फेल हुए थे। जहां तक योगी जी का सवाल है, देखिए योगी जी अपकमिंग देश के लीडर हैं, लोग उनमें भावी प्रधानमंत्री के रूप में उनको देख रहे हैं, बाकी तो पार्टी तय करेगी। और जो ये जो हिंदू मुस्लिमों को लेकर के जो कांग्रेस की राजनीति थी, जो स्पष्ट हो गई। देखिए एक राजनीति होती है पर्दे के पीछे, वो पर्दे के पीछे वाली राजनीति खत्म हो गई कि आप बंद कमरे में बैठिए, कहिए भाई हम तो मुसलमान ही हैं, हमारी तो मुसलमान पार्टी है, आप लोगों की हमारी है, बाहर आके कुछ और बोल दीजिए, मंदिर में चले जाइए, आप जो है दिवाली की शुभकामनाएं दे दीजिए, नटराज के आगे दिया जलाते हुए मैंने तो कभी आज तक देखा नहीं कि दिवाली की शुभकामनाओं में किसी कैलेंडर में या कार्ड में कोई नटराज के आगे दिया जला के दिखाता है। तो ये सब उनका भेद खुल गया है, पर्दे के सामने वो आ गए हैं, तो पर्दे के सामने लड़ाई हो रही है, अब ये पर्दे के पीछे की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल, और इस बार लड़ाई बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये वाली फ्रंट फुट की लड़ाई है। अब आप डिफेंसिव नहीं खेल सकते, चूंकि अटैकिंग मोड में एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस को आप साहब उनके बयान सुनेंगे तो दिखता है कि किस तरह से हार्डकोर बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। बाबूलाल बहुत जल्दी से बताइए, जो बयान इस समय नजर आते हैं वो किस तरह से दर्शाते हैं कि क्या हार्डकोर पॉलिटिक्स इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है? देखिए निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में लगातार हर कोई जीत का दावा कर रहा है। संजय राउत ने कल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि 26 नवंबर को हम सरकार बनाएंगे। भाजपा और महायुति की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार हमारी बनेगा। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो लाड़की बहन फैक्टर है उसका कितना असर महाराष्ट्र में होगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाड़की बहन का असर देखने को मिला था, क्या वही फैक्टर महाराष्ट्र में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ी गेम चेंजर रही थी लाडली बहना योजना। क्या लगता है स्नेहल आपको इस बार मुद्दों की अगर हम बात करें तो क्या नजर आता है आपसे? बिल्कुल, शरद पवार जी ने दूसरा सेंटेंस ये भी बोला है कि मैंने मेरा पूरा दायित्व और मेरी पूरी जो पार्टी की जो दायित्व है, पार्टी की जिम्मेदारी है,
वह अजित पवार को दी थी और उन्होंने जो भी उन्होंने काम किया है मैं उससे खुश हूँ, मैं उससे नाराज बिल्कुल नहीं हूँ। तो ये भी सेंटेंस उनका मतलब एक आने वाले चुनाव के लिए क्या उसका निकल कर आता है ये भी देखना होगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन इस समय तो लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प नजर आती है, हार्डकोर नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्नेहल मेरे साथ जुड़ने के लिए, बाबूलाल जी आपका, और साथ ही हमारे साथ जो जुड़े सुरेंद्र स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल इतना ही। आपने देखा महाराष्ट्र में किस तरह से बयानबाजी तेज हो गई है, झारखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए और बड़ी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और हार्डकोर बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। दिलचस्प है महाराष्ट्र का चुनाव, उससे ज्यादा दिलचस्प होगा सत्ता का महासंग्राम। रोज होंगे हाजिर ठीक 5 बजे, हमारे साथ जुड़िए। आज फिलहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।